एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भूदान ग्रामदान मूवमेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। मीन्स ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री इंडिया जो है अमेरिका के साथ ट्रेड करती है, तो हमारी कंट्री क्या कर रही है, अमेरिका के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ही होता है जब कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है उस हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन वर्ड से समझ में आ रहा है, ग्लोबल, पूरे ग्लोबल के साथ इंटरेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। मीन्स जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं उनका आपस में मिलना, इंटरेक्ट करना और उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ट्रेड से ही हो, ये कम्युनिकेशन के ज़रिए आ सकता है, पॉलिटिक्स के ज़रिए आ सकता है। मतलब किसी भी तरीके से हम जब किसी और कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। मीन्स ग्लोबलाइजेशन जो है हमारी कंट्री के लिए कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये हमारी कंट्री में तब से है जब से ब्रिटिशर्स राज करते थे, तब से हमारी कंट्री में ये ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं जब वो इंडिया में आए थे तब हमारे कंट्री में जो स्पाइसेस होते थे वो क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे हमारी कंट्री से। अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होते थे, स्पाइसेस जो है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, तो इस ट्रेडिंग को भी हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ट्रेडिंग भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो हमारी कंट्री से अदर कंट्रीज़ में स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे और जो यूरोप से हमारी कंट्री में जो चीप कपड़े आते थे, चीप क्लोथ्स आते थे, वो क्या है, सब ये ट्रेड का ही पार्ट है। और इसी की वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है हमारे लिए कोई नया फिनोमिना नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये हमारी कंट्री में तब से है जब से हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स राज करते थे। अभी हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर 1990 इंडियन फार्मर्स फेस न्यू चैलेंजेस। मीन्स ग्लोबलाइजेशन तो पहले से था लेकिन 1990 के बाद जो फार्मर्स हैं उन्होंने और नए नए चैलेंजेस फेस किए 1990 के बाद से। क्यों, क्योंकि 1990 या 1991 में हमारी कंट्री में एक पॉलिसी आई थी एलपीजी। एलपीजी मीन्स है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि पहले हमारी कंट्री में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या ट्रेडिंग के लिए, बट जब ये पॉलिसी आई तो उस वक्त बहुत सारे जो लाइसेंस वगैरह होते थे या बहुत सारे जो पाबंदियाँ होती थी वो हट गई एंड फिर प्राइवेटाइजेशन आया। तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करना है। लेकिन जो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है उसका भी एक रोल है जिसकी वजह से फार्मर्स की जो मुसीबतें हैं या फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई, या फार्मर्स के सामने जो नए नए चैलेंजेस आए उसका एक रीज़न लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन भी है। बट यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन को लेकर चल रहे हैं। तो 1990 के बाद जो है इंडियन फार्मर्स के सामने नए नए चैलेंजेस आए। उसमें से एक चैलेंज क्या है, इंक्रीज कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई हो गया, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ से फार्मर्स आते थे सेल करने, अलग अलग कंट्रीज़ के गुड्स वहाँ पे सेल हो रहे थे। तो इंडियन फार्मर्स के लिए वहाँ पे एग्जिस्ट करना जो हो गया था वो बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ रहा था, टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो इंटरनेशनल मार्केट पे इंडियन फार्मर्स का जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो गया था।
इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट। इंडियन फार्मर्स जो थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और कम्पीट ना कर पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, इंडियन फार्मर्स जो थे वो जिस प्राइस पे अपना गुड्स बेच रहे थे या जिस प्राइस पे अपनी क्रॉप्स को बेचते थे, उसका प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ही हाई होता था। एंड प्राइस हाई होने की रीज़न क्या है? हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन अदर कंट्रीज़। जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो अदर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। हाईली सब्सिडाइज्ड है मीन्स जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है तो वो इतना अफोर्ड कर सकती हैं कि वो फार्मर को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें। एंड वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो ईज़िली सबको सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती है। बट हमारी कंट्रीज़ में जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कंट्री बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर क्या है? हमारा बैकबोन है। तो जो फार्मर्स है हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा है, इस जिसकी वजह से हमारे जो गवर्नमेंट है वो सब तक सब्सिडी नहीं पहुंचा सकती है। एंड अगर सब तक सब्सिडी पहुंचा भी दें तो वो ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं होगा, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को सब्सिडीज़ नहीं मिलती है एंड उनका जो कॉस्ट होता है वो हाई ही रहता है। और अदर कंट्रीज़ जो है वहाँ पे फार्मर्स को सब्सिडीज़ मिलती हैं और उनका कॉस्ट क्या हो जाता है, सब्सिडी की वजह से कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप है और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 100 आ रहा है, तो इंडियन फार्मर्स को ज़्यादा सब्सिडी ना मिलने के कारण वो क्या करेंगे, उसको 100 पर ही बेचेंगे। बट जो अदर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर उनका कॉस्ट 100 आ रहा है तो जो गवर्नमेंट है वो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और सब्सिडी की वजह से उनका कॉस्ट सपोज 70 हो जाता है, तो वो फार्मर्स अपने गुड को 80 पर भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग 80 पे बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको सब्सिडीज़ मिल रही हैं, एंड हमारे फार्मर्स जो हैं 100 पर ही बेच रहे हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। मतलब जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक क्रॉस रोड पे आ गया है, एक चौराहे पर आ गया है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो या फिर जो फार्मर्स हैं वो क्या है, compete नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। एंड जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम इतनी पॉपुलेशन को खिला कैसे पाएंगे, इतनी पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी कैसे अफोर्ड करेंगे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है क्रॉस रोड पे है। देन उसके बाद जो एग्रीकल्चर से इनकम है वो बहुत लो है एंड लेस लैंड साइज। जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही कम लैंड साइज पर ग्रो कर रहे हैं, जो उनकी क्रॉप्स है वो बहुत ही कम लैंड साइज में ग्रो कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर क्या आ गई है, एक क्रॉस रोड में आ गई है, जिसमें चारों तरफ से क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर की कंडीशन इम्प्रूव हो तो ये ज़रूरी है कि हम अपने फार्मर्स की कंडीशन को पहले इम्प्रूव करें। To improve condition of agriculture, the condition of farmers need to improve, for which Green Revolution promised much, but now it is under controversies. मीन्स जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने का सबसे बेसिक लेवल पे अगर हम बोलें तो हमें अपने फार्मर्स का कंडीशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उनको प्रॉपर हमें लैंड साइज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो करें। उनको हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि उनका कॉस्ट भी थोड़ा कम हो, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाएँ और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ। और जब फार्मर्स की कंडीशन सुधरेगी तो अपने आप हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर की कंडीशंस भी क्या हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। और एग्रीकल्चर की कंडीशन को बेटर करने के लिए एक पॉलिसी आई ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो वही यहाँ पे है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच बट नाउ इट इज़ अंडर कंट्रोवर्सीज। मीन्स जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो सबको ऐसे लगा कि हाँ अब एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, अब कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है। मीन्स
ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स को हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कंट्रोवर्सीज में है। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो पॉलिसी आई वो भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाई और एग्रीकल्चर की कंडीशंस वैसे की वैसे ही रही। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बदले हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव्स भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर की कंडीशंस को सुधारने के लिए, अपने फार्मर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए। वो क्या है, जीन रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न। जीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, जीन रिवॉल्यूशन मीन्स होता है कि जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको हम अपने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करें। मीन्स बाद में हम जो क्रॉप में मॉडिफिकेशन करते हैं, क्रॉप की क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, उससे बेटर है कि हम उनके जीन्स से ही उनको बेटर बनाएं। मीन्स हम बेटर क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करें, जिससे क्या हो पाएगा कि जो हमारी क्रॉप्स है वो अच्छी होंगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। देन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अदर अल्टरनेटिव है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा कि इन्वायरमेंट में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये क्या होता है, बिना केमिकल और फर्टिलाइजर्स के यूज़ होता है। बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते ही, तो इससे इन्वायरमेंट में भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये भी जो है अदर ऑल्टरनेटिव है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। देन है डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न। हमें क्या करना चाहिए, अपना क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मीन्स हमें किसी एक ही क्रॉप या किसी कुछ ही क्रॉप्स पे डिपेंड होने के बजाय अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करनी चाहिए एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, जिन क्रॉप्स की जो वैल्यू है, जिन क्रॉप्स का जो प्राइस है वो बहुत हाई है। इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी एंड वो एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे भी नहीं और एग्रीकल्चर में ही करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। देन हम अपनी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे जो एग्रीकल्चर क्रॉस रोड्स में खड़ा है वो भी क्या होगा, बेटर होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हाई वैल्यू क्रॉप्स उगानी चाहिए एंड इसमें हमें सपोर्ट क्या करेगा, हमारा क्लाइमेट। मीन्स जो इंडिया का क्लाइमेट है वो इतना डाइवर्स क्लाइमेट है, यहाँ पे क्या है, हर टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। तो हम अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप का अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। वो भी क्या है, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड है जो हमें हेल्प करेगा अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करने में एंड इससे क्या होगा, हमारा और बेनिफिट होगा, हमारा एग्रीकल्चर और इन्हांस करेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।